सरकार का जरूर हाथ होगा। उनकी तो मौत थी। 2 गुंडे मरे, 3 तैयार हो गए, इसमें कैसे? अरे 3 गुंडे तैयार हुए हैं तो अगर वो ऐसे ही उपद्रव करेंगे वो भी मार दिए। कानून द्वारा सजा मिले जो कि एक आगे चल के नजीर बने। हत्या को कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता और इसे कानूनी तौर पर सजा मिलती जो एक नजीर बनती, आगे आने वाले लोगों के लिए भी नजीर बनती। इतने महंगे महंगे हथियार संदेह प्राप्त होता है कि जो हमारे देश में आज आतंकवाद फल फूल रहा है, इसको आतंकवाद से जोड़ के हम देखते हैं। आतंकवाद की कड़ी से ही इसका जब जांच होगी तभी इसका दूध का दूध पानी पानी होगा। नमस्कार, मिशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज करेंगे जनता की मन की बात कार्यक्रम में लोगों से बात करेंगे कि अतीक अहमद की जो हत्या गुंडों के द्वारा की गई है, कहां तक वो सही है या गलत है। क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ भी बहुत नामी बदमाश थे, गुंडे थे, माफिया थे। तो जानते हैं जनता क्या उनके बारे में अपना पक्ष रखती है। तो नमस्कार, आपका क्या नाम? देवेंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए, जिस तरह से अतीक अहमद की और उनके भाई की अशरफ की हत्या हुई है 3 गुंडों के द्वारा, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये सरकार बहुत सही कर रही है, गुंडों को निपटा रही है। तो इसमें सरकार ने कहा है तो गुंडों ने गुंडों को निपटाया। आज सरकार का जरूर हाथ होगा। ऐसा नहीं है कि बिना सरकार के भी गुंडा निपटाई गई। अच्छा, सरकार की इसमें अहम भूमिका जरूर होगी, थोड़ी बहुत होगी जरूर। और सरकार तो कहती है इसमें मुझे कोई लेना देना था, गुंडे आए और मार के चले गए। तो गुंडे आए मार चले गए। गुंडे ऐसे इतनी सुरक्षा में गुंडे के बीच में आके मार के चले जाए और ये 17 सिपाही पुलिस वाले खड़े देखते रह जाए। तो इसमें आप मानते कहीं ना कहीं सरकार का जो है जरूर कुछ ना कुछ हाथ है। और एक गुंडे को मारने के लिए मतलब 2 गुंडे मारे गए और 3 तैयार हो गए, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? इसमें कहाँ गुंडा राज सफाया हो रहा है? तो गुंडे तैयार हो रहे हैं। गुंडा लोहा काटता है। मतलब एक गुंडे को मारने के लिए गुंडा की ही जरूरत है। हाँ, तो उनको सताया होगा, उनके बाप को सताया होगा, उनकी माँ को सताया होगा, तब उसने मारा। तो ये कानून व्यवस्था, संविधान, कोर्ट कचहरी, ये किस लिए? कोर्ट कचहरी अपना काम करती है, लेकिन कोर्ट कचहरी तक जाने कहाँ दिया? अरे जाने दिए। वो तो इनके। चलिए, अभी आपसे हम बात करेंगे। इसी बीच में और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। हुक्म सिंह। आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं, जिस तरह से अतीक अहमद को और उनके भाई को, और उससे पहले 13 अप्रैल को उनके बेटे को तो पुलिस ने इनकाउंटर किया, लेकिन इन 2 भाइयों को नामी गुंडे थे, भूमाफिया थे, और बहुत बड़ा इनका क्राइम रिकॉर्ड रहा है, तो इनको गुंडों के द्वारा मारा गया। इस घटना को किस तरह से? देखो भाई, तो मारे जाएंगे, कर्म ऐसे करे हैं कि मारने योग तो मारे जाएंगे। सरकार का भी कोई और रोल नहीं, कुछ किसी का रोल नहीं इसमें। तो भाई जिसने कर्म किए तो ऐसे ही है, वो भी चले गए। इन्होंने 20-50 लड़ियाँ कट डाली तो ये भी चले गए। तो इसमें आप सरकार को किस तरह देखते हैं, प्रशासन को किस तरह देखते हैं? क्योंकि प्रशासन के बीचों बीच गुंडे आकर पत्रकारों के भेष में ऐसा उन्होंने संभलने दिया नहीं दिया। 14 सेकंड में उन्होंने काम कर दिया है, संभलने नहीं दिया किसी को भी। जो मीडिया थी वो भी कदम दुख गई जा करके, इतना भय व्याप्त हो गया। मीडिया के पास कौन से इस्लाह हैं? नहीं थे तो नहीं, लेकिन सुरक्षा में वो भी थे हैं, लेकिन उन्होंने संभलने नहीं दिया। 14 सेकंड में काम कर दिया। मीडिया बन के वो आए थे भैया, उन्होंने काम कर दिया। कोई बेस में आए, उनकी तो मौत थी। मतलब उनको मरना ही था उनको। तो उनकी जो मौत हुई है, इस मौत को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें क्या आपको लगता है कि सरकार का फेलियर है या काना गुंडों की? सरकार तो भाई व्यवस्था तो अच्छी कर रही है। अब भाई अटेंडम कोई काम हो जाए तो उसको क्या कोई सरकार भी नहीं हाथ लगा पाएगी। अटेंडम भी तो कर दिया गया। चलिए, अभी आएंगे आपके पास। इसी बीच में और भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम? आदर्श कुमार जी। आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से अतीक अहमद और उनके भाई का जो है गुंडों के द्वारा हत्या की गई? देखो, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी जो गुंडों का सफाया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि भगवान श्री राम जिस तरीके से रावण का अंत किया है, इस तरीके से माफियाओं का अंत हो रहा है।
और जब जब धर्म की हानि होती है तब तब असुर अभिमानी नष्ट किए जाते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि सरकार ने कर किया है ये? अरे सरकार क्या, देखो ये जो बाबा जी अपना मिशन चला रहे हैं बहुत अच्छा चला रहे हैं। हमने देखा है कि अपराधी दसियों साल तक ऐसा घूमता रहता है और जो सताया जाता है, जो पीड़ित होता है, वो बेचारा कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है। तारीख पे तारीख मिलती रहती है और अपराधी को कभी जो है सज़ा तो बोल दी जाती है, उनकी सज़ा इतनी है और फिर वो जमानत लेकर के चला जाता है, छूट जाता है। फिर जो है अपराधी ऐसे जो है आतंक मचाता रहता है। तो हमको सबसे अच्छा ये लगा कि जो है तुरंत जवाब मिलता है, वो बहुत अच्छा किया। जो जितने अपराधी गुंडा किस्म के उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया जिसकी जो है उत्पत्ति हुई है पिछले सरकारों में, और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, जो बाबा जी ने जो हम तो ये देखते हैं कि अपने हिसाब से हमारा जो विचार कहता है कि जो ऐसे पहले प्रधान मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो है ये गुंडों के प्रति जो है मिशन चलाया, नष्ट नाबूद कर रहे हैं। इससे हमारी जो गरीब जनता है, पीड़ित लोग हैं, वो अब जो है सुरक्षित हैं और स्वतंत्र जो है तरीके से जीवन अपना निर्वाह कर रहे हैं। 2 गुंडे मरे 3 तैयार हो गए, इसमें कैसे? अरे 3 गुंडे तैयार हुए हैं तो अगर वो ऐसे ही उपद्रव करेंगे वो भी मार दिए जाएंगे। तो इसमें आप कानून व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं और संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसको किस तरह से? देखो संविधान अपना काम कर रहा है और प्रशासन अपना काम कर रहा है। अगर जब जो है अपराधी क्राइम कर रहा है और वो आम जनता पब्लिक सताई जा रही है तो वो कोर्ट में चला जाता है, वकील खड़ा करता है, फिर उसको सज़ा मिल जाती है और सज़ा जो है पता नहीं उसको कब फांसी दी जाए, 20 साल गुजर जाएं, पता लगा तब से वो जेल से बैठे सारा काम जोड़ देता है। ऐसे आम पब्लिक और भी मारी जाती, सताए जाते लोग। मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि उसको तुरंत ही वो जो है निपटा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहते। इससे एक भय पैदा हो गया अपराधियों के लिए, आने वाले समय में जो भी अपराध की अगर सोचता भी होगा तो वो अपराध नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर काम होगा तो ये कोर्ट कचहरी का क्या काम है? कोर्ट कचहरी अपनी जगह है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन जब इसी तरह से सरकार जैसे आप कह रहे हैं सरकार इसी तरह से काम करे, गुंडों को निपटाती जाए, तो फिर कोर्ट कचहरियों का काम ही क्या है? कोर्ट कचहरी का ये है, कोर्ट कचहरी के लिए तो ईमानदार एक आदमी है। अगर मान लो कि वो कि हम कानून के शरण में जाएंगे, कानून अपना काम करेगी। लेकिन जो ऐसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े अपराधी हो जाते हैं, उनको जो है कोर्ट के द्वारा ही तारीख पे तारीख मिलती चली जा रही है और जो उनको सुरक्षा व्यवस्था सब जेल में पहुंचाई जाती है, खान पान अच्छा रहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, तो फिर उनको क्या फ़ायदा है जेल में काटने के लिए। तो ऐसे इस तरीके से तो उनको तुरंत ही जो है अपराध किया है, तुरंत ही अपराध का बदले जो है उनको नस्त नाबूद कर दो तो अभी तो अच्छा है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी चलाए जा सकते हैं, जल्द से जल्द सुनवाई करके उनको फांसी दिलाई जा सकती है और सजाएं दिलाई जा सकती है। नहीं, आज ये बात उखाड़ी जा रही है और जो पिछले सरकारों में जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से जो है अपराधी पल रहे हैं और तो कोर्ट के द्वारा ही, और हम देखते हैं कि किसी को फांसी दे दी गई, किसी को नहीं। 20 साल गुजर जाते हैं, 30 साल गुजर जाते हैं, उनको फांसी उन्हें कब दी जाएगी, फिर तारीख टल गई, उन्हें कब की तारीख में दी जाएगी, वो ऐसे पलते रहते हैं, तब तक और तैयार हो जाते हैं, उनको भय नहीं है। अब जो सरकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो भय मुक्त कर रही है लोग। जो अगर इसकी उत्पत्ति भी होती गुंडे की तो वो भी एक बार सोचता भी है कि अगर इस तरीके से भैया देखो हम तो अपराध नहीं कर पाएंगे, तो वो जो है बैक हो जाता है, अपराध नहीं करने की सोचता भी है, तो फिर डर जाता है कि भैया ऐसा करेंगे तुरंत काउंटर हो जाएगा। जिस तरह से उन्होंने मारने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए, इससे क्या संदेश देने का प्रयास किया? जय श्री राम का नारा, इससे संदेश मुझे ये लगता है कि अब जैसा भगवान राम ने किया है इसी तरीके से अब ये मान लो कि एक अवतारी पुरुष आया है, अवतारी पुरुष के रूप में उत्तर प्रदेश जो है सुरक्षा व्यवस्था की तरीके से चल रहा है। रावणों का अंत हो रहा है, आतंकियों का अंत हो रहा है। इसी तरीके से अगर चलता रहा तो मेरा देश सर्वोच्च स्तर पर जाएगा और देश में स्वतंत्रता ही सब लोगों को प्रदान होगी, कोई निडर होकर के जिएगा। तो राम का अवतारी किसको मान रहे हैं? राम का अवतारी जो राम की परंपरा पे चलता है, हम उसी को अवतारी समझते हैं। जो जैसे उन्होंने अतीक की और अतीक के भाई की हत्या करने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए, तो इसमें आप राम का अवतारी किसको समझते हैं? देखो ऐसा है, जो जिस तरीके से जो जैसा मतलब काम अच्छा करता है और जिसको मतलब अपराधी को अगर किसी ने मान लो जो है किसी के साथ पीड़ित
व्यक्ति को उसको सताया गया और उसकी कोई सहायता करने वाला आ गया, तो हम तो एक तरीके से सोचते हैं कि उसने भगवान जैसा काम किया है। उसको भगवान का दर्जा दे दिया। भगवान का दर्जा नहीं देते हैं, जैसा काम तो दर्जा ही हो गया ना। दर्जा नहीं दे, भगवान भगवान है, वो क्या ईश्वर भगवान थोड़ी है। लेकिन भगवान के जो कार्य किए हैं भगवान राम ने, उसी पद चिन्हों पे चल रहा है, पद चिन्हों पे चल रहा है। तो मुझे ज्ञात हो रहा कि भैया जिस तरीके से राम राज्य में हुआ है और अपराध उनके भी कार्यकाल में हुए, राम राज्य जब स्थापित थे तब भी ये ऐसे चलता रहा। तो ये कोई ना कोई तो पैदा होकर के तो आता ही है धरती पर। तो रामराज में क्या ऐसे ही होता था? अब देखो भाई, जो हमारी पुराण जो लिखी हैं बताते हैं, श्री रामचरितमानस में भी निरे राक्षस जो उस रामराज में पैदा हुए तो उनका जो है उद्धार किया है ना। तो हम तो ये सोचते हैं कि ये अब कलयुग है, कलयुग में निरे उत्पन्न हो रहे हैं। इसी तरीके से एक महात्मा के भेष में चीफ मिनिस्टर बना है भैया, तो जो चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं कि जो है कोर्ट में अपराधी घूमता रहता है और बेचारे जो गरीब गुरगा लोग हैं बेचारे जो है वो सताए और ज़मीनें ज़बरदस्ती झड़प लेते हैं उनकी। तो हम तो सोचते हैं कि उनसे जो है बचने के लिए बाबा योगी बहुत अच्छा जो है मिशन चला रहे हैं और जो है हम इनसे खुश हैं। और हमारे जो विचार जो कह रहे हैं बहुत मतलब आपके हिसाब से बिल्कुल जो भी हुआ सही हुआ, बिल्कुल सही। जनता की मन की बात कार्यक्रम में कुछ लोगों से और जानना चाहेंगे, जिस तरह से अतीक अहमद और उनके भाई असरत का गुंडों के द्वारा हत्या की गई, उस पर इन लोगों का क्या कहना है? आप क्या कहना चाहेंगे पांडे जी, जिस तरह से गुंडों के द्वारा अतीक अहमद और उनके भाई की असरत की हत्या हुई? देखिए, अतीक अहमद के ऊपर काफ़ी सारे आपराधिक मुकदमे पहले से ही थे। अतीक अहमद एक क्रिमिनल आपराधिक किस्म का व्यक्ति था। क्योंकि क्या है, योगी जी जैसा चाहते थे कि इस व्यक्ति को कानून द्वारा सज़ा मिले जो कि एक आगे चल के नज़ीर बने, इसलिए हत्या को कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। इसको कानूनी तौर पर शिकंजा कसकर इसे जेल में डाला जाता और इसे कानूनी तौर पर सज़ा मिलती जो एक नज़ीर बनती, आगे आने वाले लोगों के लिए भी नज़ीर बनती। लेकिन जिस तरह से मतलब हत्या हुई है तो इसमें क्या सरकार का फेलियर है कि पुलिस प्रशासन का फेलियर? कहीं ना कहीं तो कोई तो फॉल्ट है ही है। क्योंकि क्या है, हम लोगों की जो सोर्स ऑफ न्यूज़ का जो सोर्स रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहता है या यूट्यूब रहता है। तो एक यूट्यूबर हैं सौरभ द्विवेदी जी, लल्लन टॉप वाले, उनका कल मैंने सुना था काफ़ी देर। उसमें उन्होंने बताया कि ये जो लड़के हैं इन्होंने एक तुर्की की जो पिस्टल थी उसे यूज़ किया है और बहुत ही आर्थिक विपन्न पृष्ठभूमि से आए हुए लड़के थे। इन लोगों के पास इतनी महंगी पिस्टल का आना, ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत एक रचना व्यू बता रही है कि ये हत्या जो है एक साजिश के तहत हुई है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि जब अतीक अहमद ने बड़े बड़े राज खोले होंगे, बताया जा रहा है कि उसने ड्रोन से बताया पाकिस्तान से हथियार आते थे, तो जो ऊपर आका बैठे होंगे, जो भी पाकिस्तानी आका हैं, जो भी जिन लोगों को ये खतरा महसूस हुआ होगा कि आगे आने वाले समय में अतीक और राज खोल देगा, हो सकता है उन्होंने हत्या कराई हो, या ये भी हो सकता है कि इनकी कोई राइवलरी चल रही हो, दुश्मनी चल रही हो किसी दूसरे से, उसमें हत्या हो सकती है। तो हत्या के बहुत सारे एंगल है, जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल बनता है कि जो ये तीन हत्यारे हैं अतीक अहमद और अशरफ की, इनके घर का मीडिया ने पता लगाया तो बड़ी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। अतीक अहमद की आर्थिक स्थिति कमज़ोर? अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या हुई है, जी, जो जिन्होंने की है, तीन लड़कों ने, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर बताई जा रही है। तो उनके पास इतनी महंगे हथियार तुर्की से, ये तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इनके पीछे हाथ है किसी न किसी का। जैसा कि बताया जा रहा है, जिस हथियार से इन लोगों ने हत्या की वो हथियार 7 से 8 लाख रुपए का परचेसिंग कॉस्ट है। वो तुर्की और एक देश मिलके बनाते हैं, जिसमें 12 से 20 राउंड फायरिंग होती है। ऑटोमेटिक हथियार थे, छोटे हथियार थे, इन्हें नेवी के लोग इस्तेमाल करते हैं दूसरे देश के। वो हथियार इनके पास पाए जाना एक जांच का विषय है। ये हथियार कहाँ से आए इनके पास, क्योंकि इनके घर की भी फ़ोटो सोशल मीडिया से द्वारा और अन्य माध्यमों से आ रही हैं। इनके घर की स्थिति देखते हुए, इन बच्चों के और भी चीज़ें देखते हुए, ये बड़े गरीब परिवार से हैं और अलग अलग गृह जनपद के हैं।
इनका एक साथ आना भी एक जांच का विषय है। चलिए, तो इसी बीच में आप क्या कहना चाहेंगे सुरेश भाई साहब, इस घटना को जिस तरह से अतीक अहमद और उनके भाई की जो 3 गुंडों के द्वारा हत्या की गई और पुलिस प्रशासन के बीच में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? भले ही वो क्रिमिनल रहे हो, कैसा भी उनका रिकॉर्ड रहा हो, लेकिन पुलिस कस्टडी में नृशंस हत्या होना ये बहुत ही दुखद घटना है। पुलिस के साये में कोई व्यक्ति जा सकता है जांच के लिए जी, किसी के साथ ऐसी अनहोनी हो सकती है। निश्चित सबसे बड़ी तो ये जांच का विषय है कि जिसके साथ में 28 से 30 जवान सुरक्षा में रहते थे, उस दिन 11 जवान क्यों लगे? जब इतनी संवेदनशील जगह थी और सरकार भी सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए पूरी प्रतिबद्ध थी, इतने महंगे महंगे हथियार, निश्चित यहीं से संदेह प्राप्त होता है कि जो हमारे देश में आज आतंकवाद फल फूल रहा है, इसको आतंकवाद से जोड़ के हम देखते हैं। कहीं ना कहीं बड़ी साजिश इसमें लगती ये है। जो विदेशी हथियार इन बच्चों के पास आए, इस साधारण हर व्यक्ति को नहीं मिल सकते हैं, और इस आतंकवाद की कड़ी से ही इसका जब जांच होगी तभी इसका दूध का दूध पानी पानी होगा। क्योंकि जब टीवी चैनल के माध्यम से सुनने को मिला कि पाकिस्तान से ड्रोन के द्वारा हथियार आते थे, हिंदुस्तान में उसकी सप्लाई होती थी, वही हथियार इन हथियारों के पास निकले। पुलिस सुरक्षा बनी रही। जब 11 जवान थे, 3 शूटर बराबर गोली चलाते रहे और किसी भी पुलिस वाले एक भी फायर नहीं किया। बड़ी दुखद बात है कि जब हमारे सुरक्षा में इतने जवान थे और एक भी हवाई फायरिंग भी नहीं हुई, तो निश्चित ये कहीं न कहीं जो है बड़ी शर्म की बात है। हमारे उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो पुलिस प्रशासन जिस पे हम लोग निर्भर हैं, इसकी कहीं ना कहीं पुलिस की जो विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल उठते हैं कि सवाल तो बहुत बड़ा है। मतलब इसको जो है उच्च स्तर से इसकी जांच कराई जाए। जो आज हमारे देश में आतंकवाद फल फूल रहा है, ये आतंकवाद से ही इसकी सारी जड़ें निकल के आएंगी। चूँकि अगर वो कुछ समय और रहते जीवित, कोर्ट के द्वारा जो है उनको जो भी सज़ा मिलती, लेकिन उस पीरियड में जो इनकी रिमांड पे चल रही थी, जो पूछताछ जारी थी, इससे कई एक राज उगलने वाले थे, जो इनके साथी थे, जो इस आतंकवाद को पनाह दे रहे थे। उन्होंने अपने, हमें तो ये लगता कि उन्होंने अपने जान बचाने के लिए ये सारे क्रम करवाए। और इसी एंगल पे, आतंकवाद के एंगल पे जांच होनी चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। अन्यथा ऐसी पुलिस के ड्रीम हत्याएं होती रहेंगी, शासन और प्रशासन से जनता का मोह हट जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने हत्या करने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए, ये किस तरह का संदेश देने का एक काम किया हत्यारों ने? वैसे हम भाजपा समर्थक नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये एक साजिश की तरह से लग रहा है कि जो व्यक्ति इतना जघन्य अपराध करता है वो किसी एक के ऊपर नहीं चलता है। क्योंकि इनका पुराना कोई इतिहास भी ऐसा नहीं रहा है कि ये किसी संगठन से जुड़े हुए हों। ये कहीं न कहीं पूर्व नियोजित साजिश है, जिसके द्वारा ये सब हुआ है, जिससे उन्माद फैले, सांप्रदायिक दंगा हो, हमारा उत्तर प्रदेश आग में जल जाए। इसकी बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए। निश्चित है आज नहीं तो कल जांच होगी और हमारी सरकार इसमें जो है अच्छा रिजल्ट देगी। हम लोग यही कामना करते हैं। तो इस नारे से आपको क्या लगता है, कहीं हिंदू मुस्लिम कराने की साजिश हो सकती थी? ये तो क्लियर है कि सौहार्द बिगड़े। आज रमजान का महीना चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी साजिश के तहत इन लोग जो कुछ हुआ है, ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। इस पाक महीने में हमारे देश में सभी को समान अधिकार है जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में भेद नहीं करते हैं। वो भी हमारे भाई हैं, बिल्कुल, हमें उनसे किसी प्रकार की नफरत नहीं है। वो भी दुआ करते हैं सुख चैन अमन के लिए देश की। लेकिन ये जो सारी घटनाएं घटती हैं, ये कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं इसमें किस पार्टी का नेता है, किस अधिकारी का हाथ है। इसमें नेता और अधिकारी शायद है कि बचेंगे दोनों भी नहीं। और मिली भगत से ये षड्यंत्र मालूम हो रहा है हमारे देश को, हमारे प्रदेश को बदनाम करने के लिए। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जितनी हो सके इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो जनमानस को एक अच्छा संदेश जाए, जिससे हम लोग सुख चैन से रह सकें। जी चलिए, तो ओम जी आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जिस तरह से हत्या के बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए, आपको क्या लगता है कहीं हिंदू धर्म को ध्रुवीकरण करने के लिए तो नहीं ऐसा षड्यंत्र रचा गया? देखिए, पहली बात तो ये समझिए, राम जो है
धर्म और सत्य के दूसरा नाम राम। रामो विग्रहवान धर्मा, राम की मूर्ति ही धर्म है। राम नाम सत्य, राम ही सत्य है। जो सत्य और धर्म के अनुयायी होंगे वो राम का नाम लेकर हत्या नहीं कर सकते। इसमें पूर्णतः मुझे ऐसा लगता है कि जय श्री राम का नारा लगाना ही ध्रुवीकरण का, जिस व्यक्ति ने अभी हत्या कराई है बड़ी सोची समझी तरीके से जय श्री राम के नारे लगवाएगा। और मुझे नहीं लगता कि एक व्यक्ति हत्या करने के बाद जय श्री राम के नारे लगाएगा। जब किसी को मारना ही है तो मार देगा, उसमें नारे लगाने क्या हो सकता है। ये भी तो एक सवाल बनता है कि जय श्री राम के नारे ही क्यों लगाए हत्या करने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा कि जय श्री राम के नारे ही क्यों लगाए। ये आपको ध्यान हो, एक टाइम कांग्रेस रिजीम थी, कांग्रेस की सरकार थी, और उस टाइम काफ़ी लोगों को फंसाया गया था कि एक हिंदू टेररिज्म बनाया गया था, हिंदू फोबिया बनाया गया था। उसी के तहत ये भी है, एक हिंदुओं को बदनाम करने की एक साजिश के तहत ये जय श्री राम के नारे लगवाए, मेरा जो मानना है। क्योंकि मैं भाजपा का कोई समर्थक नहीं हूँ, ना ही भाजपा का कोई वोटर हूँ, पर ये जो नारे हैं ये वाकई एक हिंदू धर्म को बदनाम कराने के लिए लगाए गए। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अपनी प्रक्रिया ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है इस अतीक और अशरफ की हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया, इसके बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।